और यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मोर्चे पर जुटी है यूपी बीजेपी। भाजपा की क्षेत्रवार बैठकों का आज तीसरा दिन है। लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। थोड़ी ही देर में लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक शुरू हो जाएगी। 11 और 12 सितंबर को बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक होगी। 14-15 सितंबर को मंडल स्तर की बैठकें होंगी। बैठकों के बाद सभी नगरीय निकाय में चुनाव संयोजक नियुक्त हो जाएंगे। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं, पहले कानपुर पहुंचे और फिर गाजियाबाद में भी आपने देखा बैठक ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने, और उसके बाद आप देखिए सीधे अवध क्षेत्र की उनकी बैठक 11 और 12 सितंबर को बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक होगी। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से अब बड़ा चैलेंज फिलहाल निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है बीजेपी ने। खासतौर पर भूपेंद्र चौधरी देखिए तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी देख रहे हैं और निकाय चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ में उतरेगी बीजेपी। इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं, जोरों पर हैं। अवध क्षेत्र में अब बैठकों का दौर शुरू होगा। इससे पहले वो कानपुर में थे। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी और सभी लोग मिलकर पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, निकाय चुनाव के संयोजकों के साथ वर्चुअल बैठकें कर रही हैं। चुनाव का रोड मैप तैयार कर रही हैं। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव को क्योंकि सेमीफाइनल माना जा रहा है, ऐसे में आप पूरी की पूरी टीम जो है फोकस कर रही है। निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषदों के साथ अधिकांश नगर पंचायतों में भी भगवा फहराने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में कुल 753 नगरीय निकाय संस्थाओं में चुनाव होना है। भाजपा का मानना है कि इस चुनाव से ही 2024 के लिए भाजपा का माहौल बनने की शुरुआत होगी। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी हो या फिर धर्मपाल सिंह इस चुनाव में 2017 से बेहतर परिणाम लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 11 और 12 सितंबर को जिला स्तर पर, 14-15 सितंबर को मंडल स्तर की बैठकें आयोजित कर सभी नगर जो निकाय हैं उनमें चुनाव संयोजक नियुक्त किए जाने हैं। उन्होंने प्रत्येक वार्ड की बैठक 25 सितंबर तक करने को कहा है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने होंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि जनवरी-फरवरी में विधान परिषद में भी शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और ये सभी सीटें जीतने के लिए क्षेत्रों के जिलाध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। धर्मपाल सिंह 7 सितंबर को नोएडा में पश्चिम क्षेत्र और आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। और देखिए दूसरी तरफ अब 8 को कानपुर में पहुंचे भूपेंद्र चौधरी, 9 को लखनऊ में और अब अवध क्षेत्र की बैठकों का आगाज हो रहा है। धर्मपाल सिंह भी 8 को वाराणसी में, काशी क्षेत्र और 9 को गोरखपुर में बैठक कर चुके हैं और अभी भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं। पूर्वांचल में जीत का खाका तैयार हो रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा सप्ताह के जरिए सरकार के मंत्री, संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता 15 दिन के भीतर ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचेंगे। ये प्लान तैयार किया गया है। सेवा पखवाड़े के जरिए ही निकाय चुनाव के लिए माहौल तैयार होगा। प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। भाजयुमो की ओर से रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। पार्टी लोगों को जागरूक करने के साथ जन सुविधाओं पर भी अभियान चलाएगी। भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन 25 सितंबर को प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा बूथों पर मनाएगी और उसी दिन बूथों पर मोदी के मन की बात को भी सुना जाएगा। तो ये अभी तक का प्रोग्राम है। निकाय चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड मैप तैयार हो रहा है। संगठनात्मक तौर पर लगातार काम किया जा रहा है। 7 तारीख से पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ निकाय चुनाव को लेकर और आगे 25 सितंबर तक ये यूं ही चलने वाला है। 17 नगर निगम और 200 पालिका परिषद में भगवा फहराने का लक्ष्य है निकाय चुनाव में, जिसके लिए पूरे दमखम के साथ में उतर चुकी है बीजेपी। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह से लेकर महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी सोमवार से लगातार लगे हुए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी निकाय चुनाव के संयोजक के साथ वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं। 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य के बाद बीजेपी ने आगामी नगर निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषदों के साथ
अधिकांश नगर पंचायतों में भगवा फहराने की तैयारी के साथ ही अपना लक्ष्य भी तय कर लिया है। प्रदेश में नवंबर दिसंबर में कुल 753 नगरीय निकाय संस्थाओं में चुनाव होना है। भाजपा का मानना है कि इस चुनाव से ही 2024 के लिए भाजपा का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह इस चुनाव में 2017 से बेहतर परिणाम की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तीन दिन लगातार पहले प्रदेश को मतने का काम हुआ। धर्मपाल सिंह 7 सितंबर को नोएडा में पहुंचे, पश्चिमी क्षेत्र और आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक ली, चुनावी तैयारियों का रोडमैप तैयार किया। इसी तरीके से 8 और 9 को भूपेंद्र चौधरी लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक, धर्मपाल 8 को वाराणसी में काशी क्षेत्र और 9 गोरखपुर में। अब क्योंकि आज 9 तारीख है, ऐसे में गोरखपुर में बैठक कर पूर्वांचल में जीत का खाका तैयार किया जाएगा। और मनीष मिश्रा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मनीष, निकाय चुनाव को लेकर ये कह सकते हैं कि इस वक्त तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। खासतौर पर भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, उसके बाद पहला जो चैलेंज है वो यही निकाय चुनाव है, जिसमें माहौल बनाने के लिए नंबर 1 बनने की कोशिशों में जुटी है बीजेपी। पूजा, निश्चित तौर से ये कहना गलत नहीं है। जिस तरीके से आपने अभी हमारे दर्शकों को पूरी चीज़ आप बताई थी कि निकाय चुनाव को लेकर कितनी एग्रेसिवली तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि निकाय चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती नजर आ रही है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन होता है और उसमें भगवा फहराने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज अवध क्षेत्र की बैठक है। अवध क्षेत्र में भूपेंद्र चौधरी, आपने देखा कुछ देर पहले यहाँ पहुंचा है। 2024 की जो रणनीति है उसकी किस तरह से विस्तृत जानकारी दी जाए वो रहेगा। प्रमुख एजेंडे रहेंगे। आज का मुख्य एजेंडा है कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस पे सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसके क्या एजेंडे रहेंगे, किससे किस कार्य योजना की जाएगी वो भी इस एजेंडे में रहेगा। एमएलसी के जो चुनाव होने हैं, 5 सीटों पे जो चुनाव होने हैं, उनके लिए क्या रणनीति रहेगी वो लिया जाएगा। सबसे अहम चीज़ है कि संगठन के जो क्षेत्रीय जो पदाधिकारी होते हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनकी रणनीति पे कैसे काम किया जा रहा है, जो केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं वो ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुँच रही हैं, इसको लेकर विस्तृत जानकारी ली जाएगी और फीडबैक लिया जाएगा। जो निकाय चुनाव की जो सभासदी की जो टिकट्स होंगे, जो उनके कैंडिडेट्स होंगे, उनके फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव में लग जाती है और 2022 के बाद हम लगातार देखे थे चुनाव मोड में। नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेके लगातार प्रदेश भर में हमने देखा था 6 जो क्षेत्र हैं, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, अवध क्षेत्र, इन सब की बैठकें अलग अलग ली जा रही हैं, जिसमें 4 बैठक धर्मपाल सिंह जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं वो हैं, और कानपुर और अवध क्षेत्र की जो बैठक है वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे। कल कानपुर क्षेत्र में थे और उन्होंने पूरी बैठक ली थी, वहाँ पे तमाम विषयों पर चर्चा भी की थी और आज अवध क्षेत्र की बैठक में वो पहुँचे हैं और माना जा रहा है रणनीति बनाई जाएगी, एजेंडे जो तय किए जाएंगे उस पर किससे किस काम किया जाए, ये प्रमुखता से रह जाएगा। निकाय चुनाव के एक सेमीफाइनल लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले जब प्रदेश अध्यक्ष हमने बात की थी तो खुद ही बता रहे थे कि निकाय चुनाव हमारे एजेंडे में है, पर मेन हमारा फोकस रहेगा 2024 में जो मिशन 2024 है उसको कैसे पूरा किया जाए, उसमें कैसे 80 में से 80 सीट लाई जाए। निकाय चुनाव को भी लेके बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई जा रही है, ग्रास रूट लेवल का होता है, आपकी जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं वो सीधे जुड़े होते हैं इन निकाय चुनाव में, और माना जा रहा है कि इन निकाय चुनाव से ही आपको अपनी 2024 में बीजेपी किस मजबूती के साथ बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं हिसाब से ले जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर से पूछा निकाय चुनाव और 2024 का मिशन 2024 को लेके ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, नए प्रदेश संगठन महामंत्री भी बने हैं, तो उनकी एक कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन भी होगा कि किस तरीके से आपने काम किया था अभी तक तमाम प्रदेश अध्यक्षों के साथ, अब कौन सी रणनीति होगी, क्या नई चीज़ें होंगी। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो संगठन की जो बैठक शुरू हुई है उसके पहले खुद धर्मपाल सिंह जो कि संगठन महामंत्री हैं वो और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष दोनों लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली में वहाँ की रणनीति जो तय हुई
हुई थी, जैसी रणनीति बनाई गई थी, उसके बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पे एक बीजेपी कोर बैठक हुई थी, उसमें भी रणनीति बनाई गई थी। उस रणनीति को कैसे अमला जामा पहनाया जाए, किस तरीके से उसको जमीन पर उतारा जाए, इन सब लोगों को भी साफ दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। और माना जा रहा है कि मिशन 2024 के पहले जो सेमीफाइनल है निकाय चुनाव का, उसके लिए आज यहाँ पे बहुत अहम रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। जी पूजा। मनीष, आपके पास वापस लौटते हैं और बाकी अपडेट्स भी लेंगे। इस बीच यूपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। बीजेपी की गोपनीय टीम रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 की परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ही टिकट दिया गया था। यही वजह रही कि कई सांसदों के टिकट कट गए थे 2019 में। इस बार भी उसी फॉर्मेट पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने गोपनीय टीम को लगा दिया है रिपोर्ट तैयार करने पर। टीम ये देखेगी कि कौन सांसद जनता के बीच में काम कर रहा है। 7 बिंदुओं पर बीजेपी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा का टिकट मिलेगा। यानी अपना जो पुराना फॉर्मेट है उस पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, 2014 के चुनाव के बाद जब टिकट बंटवारा 2019 में हुआ, 2019 के लोकसभा चुनाव में, उस दौरान में उसी रिपोर्ट कार्ड को सामने रखा गया। और ये रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक स्तर पर नहीं बल्कि 2-2, 3-3 रिपोर्ट कार्ड तैयार होती हैं, फिर उनका इवैल्यूएशन होता है और उसके बिहाफ पर यानी उसके आधार पर टिकट का बंटवारा होता है। इस बार भी उन 7 बिंदुओं को लेकर टीम काम पर लग चुकी है जो बीजेपी द्वारा तय की गई है। संगठन ने जिन 7 बिंदुओं को तय किया गया है, उन 7 बिंदुओं पर कौन कौन से सांसद खरे उतर रहे हैं, उस बिहाफ पर उनका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। मनीष मिश्रा लगातार बने हमारे साथ में। मनीष, बीजेपी की गोपनीय टीम लग चुकी है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने पर। चुनाव भले ही 2024 में हो, लेकिन अभी से ही सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होना शुरू हो चुका है। पूजा, देखिए, ये कोर कमेटी होती है और एक इंटेलिजेंस यूनिट, बीजेपी की एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो कि आपके विधायकों की और सांसदों की और पार्षदों तक की जो फीडबैक होता है वो लेती है। और ये कई चरणों में होता है और उसकी जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो लास्ट में, एकदम अंत में, वो दिल्ली जो शीर्ष नेतृत्व है उनके पास दिया जाता है। और माना जाता है कि आगे वाले चुनाव में क्या उन सांसदों का टिकट वापसी उनको मिलता है, उनको दोबारा उनका चयन किया जाएगा टिकट के लिए कि नहीं किया जाएगा, ये उस पर तय किया जाता है। ग्रास रूट लेवल से शुरुआत होती है इसकी, आपके क्षेत्र से शुरुआत होती है, आपके विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत होती है, आपके संसदीय क्षेत्र से शुरुआत होती है, आपकी जो प्रदेश स्तर की है वहाँ पे एक इसकी जांच होती है। उसके बाद आपकी जो सेंट्रल कमेटी है उसके पास वो रिपोर्ट जाती है और उस रिपोर्ट के बाद अंतिम रूप में उन पूरी रिपोर्टों का आंकलन करके उसको कंपाइल करके एक अंतिम निर्णय लिया जाता है जो कि कोर कमेटी, जो कि शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में बैठे, वो भारतीय जनता पार्टी का तय करता है कि ये सांसद को दोबारा टिकट मिलना नहीं चाहिए। उनमें सबसे प्रमुखताएं रहती हैं कि आपने क्षेत्र में कैसा काम किया है, क्षेत्र की जनता के साथ आपने कैसा काम किया है, जो आपकी क्षेत्र की जो निधि है, सांसद निधि, उसको आपने कितने प्रतिशत काम में लगाया है, किस तरीके से काम किया है, कितनी बार आप क्षेत्र में गए हैं, कितनी बार आपने क्षेत्र का भ्रमण किया है, कितनी बार आपने वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं या संगठन के जो लोग हैं उनके कितनी बार दौरे वहाँ पे आपने करवाए हैं। और सबसे अहम बात, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके की योजनाओं के जिक्र करते हुए हमेशा नजर आते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो हमेशा से अपनी जो योजनाएं हैं वो वहाँ पे कितनी प्रतिशत पहुँची है, किस तरीके से पहुँची है, इन सब का फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे आपकी कैसा परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से आपका इंडिविजुअल आपका कैसे रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये सब पूरा आंकलन किया जाता है। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनती है जो कि पहले प्रदेश का जो संगठन होता है उसको दिया जाता है, उसके बाद वो दिल्ली संगठन जो कि शीर्ष नेतृत्व होता है उसमें दिया जाता है। उसके बाद ही कैंडिडेट के चयन के लिए प्रक्रिया में उसका नाम आएगा कि नहीं आएगा ये तय किया जाएगा। तो एक इंटेलिजेंस यूनिट है बीजेपी की, और ये न केवल सांसदों के लिए है, ये बीजेपी के जो विधायक हैं उनके लिए भी किया जाता है। कि हमने देखा था 2022 में भी किस तरीके से नामों की जो फेहरिस्त आई थी, तमाम नामों की चर्चा चली थी कि तमाम जो मंत्री हैं, जो सिटिंग विधायक थे, उनके कितने लोगों की टिकट्स कटे थे, ये सामने था। इस बार भी 2024 को लेकर ये चर्चा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग सांसद हैं, जो कि अपने क्षेत्र में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये खतरे घंटी हो सकती है। और माना जा रहा है जिस तरीके से ये पूरा रिपोर्ट कार्ड बनता है और जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार की जा रही है, वो प्रदेश संगठन के द्वारा जब शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, तो माना जा रहा है कि कई सिटिंग सांसदों के भी टिकट कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, ये रेगुलर प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, और एक यूनिट इसके लिए काम करती है। और ये क्षेत्रीय लेवल से लेके
प्रदेश लेवल से लेकर और सीधे जो अंतिम रिपोर्ट होती है वो सेंट्रल उसमें सेंट्रल जो आपकी कमेटी होती है, कोर कमेटी होती है, उसमें वो रिपोर्ट दी जाती है। क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, कम 1.5 साल का ही समय बचा है जब आपको टिकट की घोषणाएं होने लगेंगी और पूरे आप मूड में आ जाएंगे 2024 के। और बीजेपी उत्तर प्रदेश से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 सीटें आती हैं और 80 में से 80 का दावा कर चुके हैं। तो माना जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी से कोई हिलाली नहीं की जाएगी और रिपोर्ट्स के आधार पर ही सांसदों के टिकट की जो घोषणा है वो की जाएगी। पूजा। ठीक है मनीष, बहुत ही शुक्रिया आपका। मेरठ में युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। देर रात घरों में घुसकर 2 भाइयों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों ही आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया। दीपक नाम के युवक की हत्या हुई है, एक युवक गंभीर रूप से घायल। युवक की हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। मृतक के परिवार वालों ने और समाज के लोगों ने आग लगाई। पुलिस के सामने आरोपियों के घर पर आग लगा दी गई। मौके पर पहुंचे आईजी जोन मेरठ प्रवीण कुमार अधिकारियों के साथ संबंधित थाने की फोर्स भी तैनात है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के दुल्हेड़ा गांव की घटना है, जहां पर घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अब आरोपी के घर पर ही आग लगा दी। हमारे घर पे आके हमला करा। किसने? वाल्मीकि थे, 3 लड़के थे, 2 एक पीछे खड़ा था, 2 वहाँ थे। क्वाड खोल के जो घर पे गाली गलौज करी, क्वाडों में लात मारी। मैंने जो उठ के कहा उनसे, तो उन्होंने जो है मेरा भतीजा जो है दीपक, वो भी वहाँ पे आ गया। उन्होंने उसके छुरा घोंप दिया। मैं उसके लिए भागा तो मेरी कमर में भी छुरा मारा। मामला ये है कि रात को आए दो थे, दोनों भैया थे, एक और था, वो परे खड़ा था और उन्होंने गेट में लात वूत बजाई, गेट उठ खोलने। बल्कि हमारे चाचा ये आए बाहर है, इन्होंने कहा भाई क्या बात है, तो कह रहे उन्होंने नहीं, उन्होंने कबाड़ खोल लो। बल्कि ये बदमाश टाइप के हैं, पहले भी जेल में जा चुके हैं और गोली लगी भी है उसके भी। पहले राजनी भी करते थे और लूटपाट भी करते थे। ये नशा करते हैं सुक्का, जो इन्होंने आके यहाँ नशे में आए हैं या क्या है, इन्होंने आके उसको उन्होंने कहा भाई तुम जाओ यहाँ से। बल्कि वो पीछे छुरा लेकर, जब उन्होंने देखा कि पीछे से वो छुरा ले रहा, वो इतने कहने में उन्होंने जो था इसके हमारे चाचा के और भाई के उसके चक्कू घुस दिया। 2 व्यक्ति संदीप और ऋतिक, जो कि आपस में सगे भाई हैं, ये शराब पी के कुछ हंगामा कर रहे थे, जिसका विरोध गांव के ही दीपक और उनके रिश्तेदार वीर सिंह के द्वारा किया गया। इसी विरोध के दौरान संदीप के और पास एक चाकू था, जिससे उन्होंने दीपक पे प्रहार कर दिया। तो दीपक को चोटें आई और जिसका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इसी घटना के रिएक्शन में दीपक और उसके परिवार के और अन्य लोगों के द्वारा आरोपियों के घर में आग देने का प्रयास किया गया, किंतु यहाँ फोर्स पहले से मौजूद थी, जिसके द्वारा तत्काल इसको कंट्रोल कर लिया गया। थोड़ी बहुत जो आग लगी तो उसको फायर टेंडर बुला के बुझा दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में पर्याप्त पुलिस व्यवस्थापन मौके पर कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य सुसंगत लोगों के बीच में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दुखद घटना एक हुई है। जो आरोपी हैं वो उनकी एक हिस्ट्री शीट भी लिखी हुई है और गैंगस्टर एक्ट से उनकी जमानत पर रिहा हुए हैं। सभी पहलुओं पर हम लोग गहराई से अन्वेषण कर रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है मौके पर और जो भी इसमें दोषी है किसी को बख्शेंगे नहीं और कठोर। मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में दुल्हेड़ा गांव में रात 1:30 बजे चाकू की वारदात होती है। दीपक चौहान और उनके चाचा को चाकू मारा जाता है। दीपक चौहान की इलाज के दौरान मौत हो जाती है और जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए, जो आरोपी हैं, वो दलित समाज के बताए जा रहे हैं। और उसके बाद गांव में तनाव हो गया और गांव में आरोपियों का मकान जला दिया गया। आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी रोहित सिंह यहां पर खुद पहुंचे हैं और यहां पर हम आपको दिखा दें कि एक कैंपिंग स्टार्ट हो गई है। रोहित सिंह, जितने भी गांव वाले हैं उन सब से पूछा जा रहा है, समझाया जा रहा है, स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ पर गांव वालों को समझाने के साथ साथ उस जगह की भी सुरक्षा कर ली गई है। यहाँ पर आग लगाई गई है और यहाँ पर कुछ गांव वालों का कुछ अलग कहना है। आग किसने लगाई? उसकी मां नहीं लगाई, मारने वालों के जो हत्यारों की मां आग लगाई, सिर्फ एक रिजाई और एक पिलंग उसकी मां ही लगा के गई है। बिल्कुल
स्वयं उसकी मां ने आग लगाई। गांव के हालात कैसे हैं? गांव का हालात ठीक है, बिल्कुल शांति प्रिय है बिल्कुल। जी आप देख रहे हैं जी, लड़कों का गैंग पहले से ही बना हुआ है, रोज डेली हत्याएं करते हैं, लूट करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं। हमने सुना है नशे के पदार्थ भी बिकते पूरे हैं। के पूरे, हाँ बिल्कुल वही तो बेचते हैं। गैंगस्टर पहले लगी हुई है। गांव वालों का कहना है एनकाउंटर होना चाहिए और मकान ध्वस्तीकरण। गांव वालों की मांग है और 50 लाख मृतक को मुआवजा। जी हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिवली पुलिस कैंप कर रही है और कोशिश कर रही है कि यहाँ पर शांति बनाए रखी जाए और पुलिस को इसमें कामयाबी भी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, तहरीर दे दी गई है। जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है वो आरोपी पहले भी गैंगस्टर हैं, नशे के सौदागर बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस स्थिति को संभाला है वो बताता है कि गाँव में अब शांति है और साथ ही साथ गाँव वाले भी बहुत संयम से काम ले रहे हैं। अपने सहयोगी मार्टिन के साथ के न्यूज़ वन इंडिया। तो पीड़ित परिजनों से बात कर रहे थे के जिनकी पूरी बातचीत आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि लेकिन अब माहौल बेहतर है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पालतू पशुओं का जो हमला है वो रुक नहीं रहा। न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने देखिए, जैसा अभी आपने देखा भी कि पीड़ित के परिवार वालों से बातचीत की। जरा एक बार फिर से बातचीत सुनिए। दीपक चौहान की माता जी हैं, क्या घटना हुई थी? भाई 2 पीढ़ी के लड़के थे जी, वे आए, आकर उन्होंने गेट में हाथ मारा। हाथ मारते ही हमारा लड़का उठा और भी उठे। उन्होंने गेट खोला, फिर कहने लगे, वे गाली देने लगे। ये फिर उनके पीछे भागे कि यहाँ गाली क्यों दे रहे। फिर जब गाली उन्होंने देनी बंद करी तो वे आगे को भागे तो मेरे लड़के के पैर में उन्होंने पैर मारा। वो गिरते ही लगते ही पैर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरे के उन्होंने यहाँ बड़ा चक्कू था जो यहाँ से उन्होंने मार कर भाग किया। पहले से कोई दुश्मनी थी? कुछ भी नहीं, कहीं भी पूछ लो, कुछ नहीं। कोई मतलब नहीं। वो दूसरे मोहल्ले के हैं, वाल्मीकि का, और हमारा उनसे कोई आना जाना या कोई इधर दोनों मोहल्ले बिल्कुल अलग है, बहुत अलग, बहुत दूर अलग। प्रशासन से पुलिस से क्या मांग है? क्या मांग है? बच्चों के लिए 50 लाख रुपए और उनको सजा और उनका घर बुलडोजर चलना चाहिए। मेरा पोता है, और छोटा उनके सा, पोते के लिए बड़ा होने पे उसको सरकारी नौकरी मिले। यहाँ ये मातम का माहौल है। अचानक दीपक चौहान की हत्या करने के बाद पूरे गांव में उबाल था, लेकिन पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। सीधी सच्ची सी मांग है 50 लाख रुपए मुआवजा, बच्चों के लिए कुछ सरकारी इंतजाम और सरकारी नौकरी। अपने सहयोगी मार्टिन के साथ के न्यूज़ वन इंडिया।